नमस्ते स्टूडेंट्स, आज की क्लास में आपका स्वागत है। वेलकम बैक अगेन। स्टार्ट करते हैं हमारे टॉपिक को। हम पढ़ रहे थे धातुओं या चालकों में विद्युत चालन कि धातुओं या चालकों में विद्युत चालन किस प्रकार से होगा। चालकों में विद्युत चालन ये हमारा टॉपिक था। तो इस टॉपिक में मैंने आपको बताया था कि किसी भी धातु या कोई भी चालक होगा उसमें दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं। एक होता है बद्ध इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक के प्रबल आकर्षण द्वारा बंधा हुआ होता है, और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन जो कि नाभिक से बाह्यतम कक्षा में स्थित होता है, जिसको कुछ मान की ऊर्जा प्राप्त होने पर भी वह अपनी कक्षा को छोड़कर बाहर निकल जाता है, परंतु धातु सतह में अनियमित पथ पर यादृच्छिक गति करता रहता है। तो ऐसा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन। तो दो प्रकार के इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक होता है बाउंडेड इलेक्ट्रॉन बद्ध इलेक्ट्रॉन, और दूसरा होता है मुक्त इलेक्ट्रॉन जिसको बोलते हैं फ्री इलेक्ट्रॉन। फ्री इलेक्ट्रॉन होता है, इस तरीके से दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। अब यहां पे बात आती है कि धातुओं या चालकों में धारा प्रवाह के लिए कौन सा इलेक्ट्रॉन उत्तरदायी होता है। तो मुक्त इलेक्ट्रॉन धातुओं या चालकों में विद्युत धारा प्रवाह के लिए उत्तरदायी होता है। कौन सा इलेक्ट्रॉन होता है? मुक्त इलेक्ट्रॉन, ये विद्युत प्रवाह के लिए उत्तरदायी। अब बात आती है कि मुक्त इलेक्ट्रॉन है वो किस प्रकार से गति करते हैं चालकों में। तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति दो प्रकार से हो सकती है। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति एक होती है यादृच्छिक गति जिसको बोलते हैं हम रैंडम मोशन, यादृच्छिक गति रैंडम मोशन, और दूसरी गति होती है अपवहन गति, अपवाह गति बोलते हैं। दूसरी गति कौन सी होगी? अपवहन या अपवाह गति। अपवहन गति जिसको बोलते हैं ड्रिफ्ट मोशन, ड्रिफ्ट मोशन। अब हम इन दोनों ही गतियों के बारे में डिटेल से अध्ययन करेंगे, इनके बारे में देखेंगे कि कौन सी गति किस प्रकार होती है, उसका रीजन क्या होता है, कौन से रीजन के कारण होती है। तो आप वीडियो पे लगातार लास्ट तक एंड तक बने रहिए। तो स्टार्ट करते हैं। मुक्त इलेक्ट्रॉनों की सबसे पहले देखते हैं यादृच्छिक गति। तो यादृच्छिक गति कौन सी होती है? मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति, यादृच्छिक गति होती है रैंडम मोशन विभवांतर की अनुपस्थिति में। जब किसी चालक तार पर वोल्टेज नहीं लगाया जाए तो उस चालक तार में विभवांतर की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अनियमित पथ पर इधर उधर होने वाली जो गति होगी वो कौन सी गति कहलाती है? यादृच्छिक गति कहलाती है। जैसे मान लो एक चालक तार है, ये वाला एक चालक तार ले लेते हैं। इस चालक तार के दोनों सिरे हैं, एक टर्मिनल ये, एक टर्मिनल ये। इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉन है, हमें पता है, क्योंकि वो अपनी बाह्यतम कक्षा को छोड़कर फ्री हो गए और उसमें स्वतंत्र रूप से विचरण कर रहे हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन है वो किधर गति कर रहा है? ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है इधर भाग रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन है वो इधर भाग रहा है, ये वाला इलेक्ट्रॉन इधर भाग रहा है। मतलब ये विभिन्न दिशाओं में अलग अलग गति कर रहे हैं। तो इस प्रकार से स्वतंत्र रूप से विचरण करने वाली जो गति होती है वो यादृच्छिक गति कहलाती है, विभवांतर की अनुपस्थिति में होने वाली गति होती। वोल्टेज इसमें क्या होता है? वोल्टेज एब्सेंस होता है, एब्सेंट, वोल्टेज नहीं लगाते। अब बात ये आती है तो वोल्टेज ही नहीं है तो इन इलेक्ट्रॉनों को गति करने के लिए गतिज ऊर्जा कहां से मिलती है? क्वेश्चन तो यही है कि इलेक्ट्रॉन जब गति कर रहे हैं एक चालक तार में बिना वोल्टेज के गति कर रहे हैं तो इनको ऊर्जा कहां से मिल रही है? और गति करने के लिए कौन सी ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल होती है? गतिज ऊर्जा रिस्पॉन्सिबल होती है। तो गतिज ऊर्जा इनको मिल कहां से रही है? क्वेश्चन ये है। तो यहां पर यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की जो गति का कारण होता है, इनकी गतिज ऊर्जा का जो कारण होता है वो होता है वातावरणीय ताप। इनको वातावरणीय ताप के कारण ये इलेक्ट्रॉन गति करते हैं। अब वातावरणीय ताप के कारण इनके पास में गति कहां से आती है? तो आपको याद होगा
जो ये यादृच्छिक गति होती है वो किसी बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति के समान होती है। जैसे कोई भी एक बंद पात्र है, उसमें अगर हम गैस के अणु रख दें तो गैस के अणु इधर उधर विभिन्न दिशाओं में यादृच्छिक गति करते हैं, रैंडम मोशन। तो उन अणुओं की, गैसीय अणुओं की गति के समान ही यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति होती है चालक तार में। तो यहां पर जो इन इलेक्ट्रॉनों का जो वेग होता है, वर्ग माध्य मूल वेग, वो इनका जो ताप के कारण होता है, और इनका जो ताप है वो वर्ग माध्य मूल वेग है, वो ताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती होता है। क्योंकि बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति पे बात करें, बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति, जो कि केटीजी में पढ़ते हैं, गैस के अणुओं की गति, केटीजी होती है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ये चैप्टर 11th क्लास का चैप्टर है केटीजी। तो इसमें कॉन्सेप्ट आता है कि इन अणुओं को जो वर्ग माध्य मूल वेग है आरएमएस, CRMS, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी, या फिर VRMS भी बोल सकते हो, वो है इसके ताप के वर्गमूल के क्या होता है, समानुपाती। जब इसको हटाएं तो वायुमंडलीय ताप इसका समानुपाती हटाएंगे तो दोनों का वर्ग करेंगे तो क्या हो जाएगा, VRMS की स्क्वायर समानुपाती होगा T। इसका मतलब साफ साफ क्या है कि ताप के कारण ही इनको क्या मिलेगा, वेग मिलेगा, और वेग के कारण इनके पास में कौन सी ऊर्जा आती है, गतिज ऊर्जा। तो वायुमंडलीय ताप और वातावरणीय ताप के कारण इन मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गतिज ऊर्जा 1/2 mv², ये मैक्सिमम वेलोसिटी है, वो किससे मिलती है, वातावरणीय ताप। और वातावरणीय ताप के कारण आने वाली ऊर्जा होती है वो तापीय ऊर्जा होती है, और तापीय ऊर्जा क्या होती है, बराबर होगी 1/2 FkT। क्या होती है, 1/2 FkT। यहां पर ये F होती है, वो होती है स्वतंत्रता की कोटि, ये होती है स्वतंत्रता की कोटि। स्वतंत्रता की कोटि को बोलते हैं डिग्री ऑफ फ्रीडम। तो डिग्री ऑफ फ्रीडम मतलब गैस के अणु, अगर इस बंद पात्र, इस रूम में अगर मैं गैस के अणुओं को छोड़ूं तो गैस के अणु किधर, कितनी दिशाओं में गति कर सकते हैं, 3 दिशाओं में गति कर सकते हैं, एक्स अक्ष, वाई अक्ष और जेड अक्ष, 3 अक्ष में गति कर सकते हैं। तो इसके लिए स्वतंत्रता की कोटि कितनी होगी, 3। क्यों, क्योंकि बंद पात्र में होने वाले गैस के अणुओं की गति वो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति के समान ही होती है, या यादृच्छिक गति, दूसरे शब्दों में बोले तो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति बंद पात्र में गैस के अणुओं की गति के समान होती है, इसलिए इनको गैसीय इलेक्ट्रॉन भी बोलते हैं। तो F की स्वतंत्रता की कोटि, इसकी वैल्यू कितनी होती है, 3। K होता है यहाँ पे, वो होता है वोल्ट्समान नियतांक, वोल्ट्समान नियतांक, ये होता है वोल्ट्समान नियतांक, जिसकी वैल्यू फिक्स होती है कांस्टेंट। और यहाँ पे कितनी होती है, K बराबर इसकी वैल्यू होती है 1.38 इंटू में 10⁻⁻23 जूल अपॉन केल्विन। ये वोल्ट्समान नियतांक की वैल्यू होती है। तो यहां से हम वोल्ट्समान नियतांक को भी डिफाइन कर सकते हैं। अब यहां पर वो यादृच्छिक गति के लिए करें कि यादृच्छिक गति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो वेग है और उनकी जो गतिज ऊर्जा होगी, वो गतिज ऊर्जा तापीय ऊर्जा के कारण मिलेगी, जो कि 1/2 FkT। F की वैल्यू डाल देते हैं तो कितनी हो जाएगी, यहां से ये हो जाएगी 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर होगा 1/2 3, तो ये हो जाएगा 3/2 KT। इससे हम निकाल सकते हैं 1/2 mv² मैक्सिमम बराबर होगी 3/2 KT। वायुमंडलीय इन इलेक्ट्रॉनों का वेग निकाल सकते हैं। तो मैक्सिमम वेग कितना होगा, 2 से 2 कैंसिल कर दो, तो v² मैक्सिमम बराबर होगा 3 KT बटे में m, और v मैक्सिमम बराबर आ जाएगा √3 KT अपॉन में m। बात वही आ रही है, बात लास्ट में बात वहीं तक पहुंचती है, क्योंकि देखो m होता है वो कांस्टेंट है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान कांस्टेंट और वोल्ट्समान नियतांक कांस्टेंट, और 3 कांस्टेंट। तो हम ये कह सकते हैं कि v मैक्सिमम वेलोसिटी है वो समानुपाती है ताप के वर्गमूल के। यही तो है, यही तो बात बताइए मैंने। आरएमएस वेग होता है वो √T के समानुपाती होता है, तो इसमें भी सेम कंडीशन आ रही है। इसलिए हम कह सकते हैं कि किसी भी चालक तार में विभवांतर की अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों की यादृच्छिक गति होती है, उस यादृच्छिक गति का मूल कारण वातावरणीय ताप होता है, जिसे उष्मीय ताप भी बोलते हैं, है ना। उष्मीय ताप इस तरीके से लेते हैं। अब बात यह आती है कि विभवांतर नहीं लगाया, तो विभवांतर की अनुपस्थिति में इस चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग है वो कितना होता है। सुनने, विभवांतर की एक पॉइंट है यहां से,
विभवांतर की अनुपस्थिति में वोल्टेज, मतलब इसके टर्मिनल पे हमने वोल्टेज नहीं लगाया, इसको प्लस माइनस से कनेक्ट नहीं किया है, यही रीजन है। तो विभवांतर की अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग, मुक्त इलेक्ट्रॉन्स का औसत वेग ये कितना होता है? औसत वेग होता है 0 g। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं इसमें। तो इस तरीके से हम यादृच्छिक गति को डिफाइन करते हैं। ये तो है विभवांतर की अनुपस्थिति में होने वाली गति। अब सेकंड पे आते हैं। सेकंड कौन सी है? यदि मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति करें, ड्रिफ्ट मोशन कराएं, तो वो कैसे होगी? जाहिर सी बात है, जब यादृच्छिक गति विभवांतर की वोल्टेज की एब्सेंस में हो सकती है तो अपवहन गति वोल्टेज लगाने पर होगी। तो किसी भी चालक तार में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की विभवांतर की उपस्थिति में होने वाली गति कौन सी गति कहलाती है? अपवहन गति कहलाती है, अपवहन गति। और इसको हम अपवाह गति भी बोलते हैं। तो इस तरीके से हम यादृच्छिक गति को डिफाइन करेंगे। यह यादृच्छिक गति थी। अच्छे से समझ में आ गई होगी आपको, सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। केटीजी बहुत अच्छा है। देखो केटीजी का कॉन्सेप्ट है ये, थोड़ा सा ये कॉन्सेप्ट इसमें लागू होगा तभी हम इसको समझ पाएंगे। तो केटीजी के बारे में हम बात करेंगे, हम वीडियो बनाएंगे जब थर्मोडायनेमिक्स पे आएंगे, तो मैं आपको कंप्लीट पूरा एनालिसिस दूंगा। यहाँ से हीट के बारे में बात करेंगे, टेम्परेचर के बारे में बात करेंगे और केटीजी इन पे भी चलेंगे। तो नेक्स्ट आते हैं हम यादृच्छिक गति के बाद में आती है हमारी अपवाह गति, अपवहन गति। अब देखो अपवहन गति क्या होती है, इस पे बात करते हैं। अपवहन गति को देखें, ड्रिफ्ट मोशन, अपवहन गति। तो जब किसी चालक तार पर विभवांतर लगाया जाता है, ये चालक तार ले लेते हैं, इस चालक तार के दोनों टर्मिनल्स पर हम वोल्टेज लगाते हैं। यहां से भी वोल्टेज लगा दिया और यहां से भी वोल्टेज, मतलब इसको बैटरी से कनेक्ट कर देंगे प्लस माइनस से। ये कर दिया प्लस माइनस, प्लस से कर दिया तो ये वाला टर्मिनल प्लस पे आ गया, ये वाला टर्मिनल माइनस पे आ गया। इसका मतलब ये किस पे आ गया? हाई पोटेंशियल, उच्च विभव, और ये वाला आ गया लो पोटेंशियल, निम्न विभव पर। विभवांतर की उपस्थिति में, अब इसमें तो अनुपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉन इधर उधर गति कर रहे थे, लेकिन यदि हम विभवांतर लगा दें तो विभवांतर की उपस्थिति में ये इलेक्ट्रॉन एक निश्चित दिशा में नियमित पथ में गति करेंगे। नियमित पथ मतलब इलेक्ट्रॉन होते हैं तो इलेक्ट्रॉन पर कौन सा आवेश होगा? ऋणावेश। तो ऋणावेशित इलेक्ट्रॉन किसके द्वारा आकर्षित होंगे? पॉजिटिव के द्वारा। तो इनकी गति किधर होगी? इधर एक निश्चित दिशा में नियमित पथ में होने वाली गति ही क्या कहलाती है? अपवहन गति कहलाती है। क्लियर है? तो क्या बोलेंगे हम कि विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की नियमित पथ में होने वाली गति अपवाह गति या ड्रिफ्ट मोशन कहलाती है। अब यहां पे देखो एक कॉन्सेप्ट है, उसको भी हम क्लियर करते हैं। हमें पता है कि विद्युत धारा बैटरी पे जैसे ही कनेक्ट करेंगे, बैटरी से विद्युत धारा निकलेगी और धारा का प्रवाह हमेशा धनावेशों से ऋणावेशों की तरफ होता है। तो धनावेश कौन सा है? ये पॉजिटिव टर्मिनल, तो धारा इधर से निकल के इधर जाएगी, फिर इसमें से जाके ऐसे आएगी विद्युत धारा। लेकिन इलेक्ट्रॉन कैसे गति कर रहे हैं? इलेक्ट्रॉन इधर गति कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन चलेंगे वो इधर गति करेंगे, इलेक्ट्रॉन इस तरीके से गति करेंगे। इसका मतलब हम यहां से देख सकते हैं कि इलेक्ट्रॉनों की जो गति होगी, इलेक्ट्रॉनों का प्रवाह होगा, वो विद्युत धारा के विपरीत दिशा में होता है। विपरीत दिशा में, क्योंकि विद्युत धारा पॉजिटिव टर्मिनल से जा रही है, जबकि इलेक्ट्रॉन्स पॉजिटिव टर्मिनल से होते हुए बैटरी में आ रहे हैं। विद्युत धारा और इलेक्ट्रॉनों की गति एक दूसरे के क्या होती है? विपरीत होती है। तो इस मोशन को हम बोलते हैं अपवहन गति, ड्रिफ्ट मोशन। विभवांतर की उपस्थिति में होने वाली मुक्त इलेक्ट्रॉनों की गति क्या कहलाती है? अपवहन गति कहलाती है। अब बात आती है अपवहन गति का कारण क्या है? तो अपवहन गति का कारण, रीजन देखें तो यादृच्छिक गति का कारण था वायुमंडलीय ताप, वातावरणीय ताप, क्योंकि वातावरणीय ताप के बारे में, वातावरणीय ताप के कारण ही इन इलेक्ट्रॉनों को क्या मिल रही थी? गतिज ऊर्जा मिल रही थी। जबकि यहां पर जो गतिज ऊर्जा मिल रही है वो किसके कारण मिल रही है? वो वोल्टेज की वजह से मिल रही है, विभव की वजह से मिल रही है। तो यहां पर हम क्या निकालेंगे? यहां पे विभव के कारण विभव प्रवणता के बारे में बात करेंगे। विभव प्रवणता जो कि इलेक्ट्रोस्टेट वाले चैप्टर में आता है, पोटेंशियल ग्रेडियंट। तो देखो विभव प्रवणता कैसे डिसाइड होगी। यहां से मान लो, सपोज करो
इस चालक तार पे जैसे ही बैटरी से कनेक्ट किया, ये उच्च विभव पर आया, ये निम्न विभव पर। तो इस चालक तार में एक विद्युत क्षेत्र, इस चालक तार पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित होगा और विद्युत क्षेत्र की दिशा किधर से किधर होती है, प्लस से माइनस की तरफ। कितना विद्युत क्षेत्र लगा, ई वेक्टर, ये इस पे विद्युत क्षेत्र लगा। इस चालक तार की लंबाई कितनी है, एल। इस चालक तार की लंबाई मान लेते हैं हम कितनी है, एल। अब हम क्या निकालेंगे, इस पे V वोल्टेज लगा दिया, V विभवांतर L लंबाई पर लगाने से इसमें विद्युत क्षेत्र उत्पन्न हुआ E। तो उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान कितना होगा, तो विद्युत क्षेत्र हम किससे निकाल सकते हैं, विभव प्रवणता से। और हमें पता है कि विभव प्रवणता कैसे निकालते हैं, विभव प्रवणता होती है वोल्टेज को अगर हम दूरी के सापेक्ष ले। प्रवणता मैंने आपको बताई हुई है कि जब दर निकाली जाती है तो दर निकालने में बट्टे में क्या आता है, समय, और जब प्रवणता डिसाइड करते हैं ग्रेडियंट, तो बट्टे में क्या आता है, दूरी। किसके, जिसकी प्रवणता निकालते हैं। तो देखो विभव की प्रवणता निकाल रहे हैं, तो वोल्टेज को ले लो ऊपर और नीचे क्या आ जाएगी, दूरी। दूरी क्या है, एल लंबाई, क्योंकि ये V वोल्टेज कितनी लंबाई पर लग रहा है, एल लंबाई पर, V/L। और विभव प्रवणता का मान, ऋणात्मक मान ही किसके बराबर होता है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के बराबर होता है। और वहां पे जो नेगेटिव होता है वो दिशा को व्यक्त करेगा। तो परिमाण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितना होगा, V/L, जिसका मात्रक होता है वोल्ट बटे मीटर। इस तरीके से अपवहन गति में हम क्या निकाल सकते हैं, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और विद्युत विभव में संबंध निकाल सकते हैं। तो ये होती है किसकी, कौन सी गति, मुक्त इलेक्ट्रॉनों की अपवहन गति। अब हम बात करेंगे कि अपवहन गति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन गति करते हैं, तो इन इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो कौन सा वेग कहलाता है, अपवहन वेग कहलाता है। तो विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग अपवहन वेग कहलाएगा, जिसे बोलेंगे हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी। क्या बोलेंगे, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। परंतु इसके विपरीत अगर देखें हम यादृच्छिक गति, तो यादृच्छिक गति में विभवांतर की अनुपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग होता है वो कितना होता है, 0। जबकि विभवांतर की उपस्थिति में मुक्त इलेक्ट्रॉनों का औसत वेग 0 नहीं होता है। और उस वेग को हम कौन सा वेग बोलते हैं, अपवहन वेग बोलते हैं, ड्रिफ्ट वेलोसिटी बोलेंगे। तो इस तरीके से हम ड्रिफ्ट वेलोसिटी को डिफाइन करेंगे। तो ये अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक, ड्रिफ्ट वेलोसिटी क्या होती है उस पर बात करते हैं। अपवहन गति में देख रहे थे, तो अपवहन गति में देखो अपवहन वेग पे बात करते हैं। और अपवहन वेग के बारे में बताने से पहले मैं आपको थोड़ा सा एक बात और बताना चाहता हूं कि जब हम एक चालक तार पर विभवांतर आरोपित करते हैं, ये वोल्टेज लगाते हैं, यहाँ पे V वोल्ट की बैटरी लगा दी, और V वोल्ट की बैटरी लगाने पर इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इधर गति करते हैं विद्युत धारा के विपरीत दिशा में, क्योंकि ये पॉजिटिव टर्मिनल नेगेटिव, ये हाई पोटेंशियल पे हो जाता है और ये लो पोटेंशियल। तो इस पर एक विद्युत क्षेत्र आरोपित हो जाता है। अब इस विद्युत क्षेत्र में जब ये इलेक्ट्रॉन विपरीत दिशा में गति करते हैं तो विद्युत क्षेत्र में आवेश पर क्या लगेगा, एक विद्युत बल लगता है। और उस विद्युत बल के कारण ही ये इलेक्ट्रॉन विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करते हैं। तो इस तरीके से इलेक्ट्रॉन इस विद्युत धारा के विपरीत दिशा में गति करेंगे, इधर से इलेक्ट्रॉन गति करेंगे। तो इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत क्षेत्र के कारण लगने वाला बल कितना होगा, इसकी लंबाई L है। तो विभव प्रवणता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर होती है V/L, ये तो हमने निकाली है। अब हम बात करते हैं कि विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर लगने वाला विद्युत बल। तो विद्युत क्षेत्र में मुक्त इलेक्ट्रॉनों पर विद्युत बल, तो विद्युत बल हम इलेक्ट्रोस्टैट में बात करते हैं कि किसी भी विद्युत क्षेत्र के कारण किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होता है। तो बल की बात करते हैं तो F बराबर कितना होता है, Q × E। इस फॉर्मूले से डिसाइड करते हैं कि विद्युत क्षेत्र की उपस्थिति में इलेक्ट्रॉनों या कोई भी आवेश मान लो, किसी भी आवेश पर लगने वाला बल होगा Q × E। तो यहां पर इलेक्ट्रॉन है वो भी एक प्रकार का आवेश है, तो इस पर लगने वाला बल कितना होगा, Fe बराबर होगा Q × तो Q की जगह क्या आ जाएगा, E, आवेश E × E वेक्टर। लेकिन कौन सी दिशा में, विद्युत क्षेत्र है इस दिशा में, जबकि इलेक्ट्रॉनों पर बल लगेगा वो विपरीत दिशा में, तो क्या आएगा, माइनस। तो बल कितना होता है, Fe बराबर होगा -E × में E वेक्टर, इसी फॉर्मूले से।
बल किसकी दिशा में होता है? विद्युत क्षेत्र की दिशा में हो तो प्लस चिन्ह लगाएंगे और विद्युत क्षेत्र के विपरीत दिशा में हो तो क्या लगाते हैं? माइनस। अब देखो, मान लो सपोज करो इस इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है m और इसका त्वरण है a, तो त्वरण कैसे निकालेंगे? यदि इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान m, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान स्मॉल m तथा त्वरण स्मॉल a हो तो बल कितना हो जाएगा? तो F वेक्टर बराबर होगा m इंटू a वेक्टर, और यही बल इसके बराबर हो जाएगा तो कितना होगा? m इंटू में a वेक्टर बराबर होगा माइनस e इंटू ई वेक्टर, माइनस e इंटू ई वेक्टर। तो त्वरण कितना होगा? यहां से त्वरण हो जाएगा a वेक्टर बराबर होगा माइनस ई वेक्टर अपॉन में m, ये त्वरण आ जाएगा यहां से। तो इस तरीके से हम क्या निकाल सकते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉनों का त्वरण। किसमें? अपवहन गति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉन प्रवाहित होते हैं उनका त्वरण कितना हो जाएगा? a बराबर होगा माइनस ई वेक्टर अपॉन m। अब हम यहां से इसका परिमाण लेते हैं। देखो माइनस किसको बताता है? यहां जो नेगेटिव साइन है वो दिशा को बताएगा, नेगेटिव साइन है वो किसको व्यक्त करता है? दिशा को बताता है, क्योंकि दिशा क्या होती है? विद्युत क्षेत्र के विपरीत होती है। अब हम केवल परिमाण पे बात करें तो परिमाण कितना होगा? केवल परिमाण पे बात करें तो त्वरण कितना होगा? a बराबर ई अपॉन में m, ये होता है। और हमें पता है कि V वोल्टेज अप्लाई करने पर L लंबाई पर जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा वो कितना होता है? E बराबर V अपॉन L। तो E की वैल्यू यहां पे रख दें V अपॉन L, तो कितनी हो जाएगी? तो A बराबर होगा EV अपॉन में ML। ऐसे भी हम क्या निकाल सकते हैं? त्वरण। तो त्वरण का सदिश रूप तो ये है, और परिमाण पे बात करें तो परिमाण इस तरीके से निकालेंगे। तो ये होती है अपवहन गति। अपवहन वेग के बारे में भी बात करेंगे, क्योंकि इसका विभवांतर की उपस्थिति में जो मुक्त इलेक्ट्रॉनों का जो औसत वेग होता है वो वेग कहलाता है अपवहन वेग, ड्रिफ्ट वेलोसिटी। तो इसको हम डिराइव करेंगे, डेरिवेशन करेंगे, नेक्स्ट क्लास में लेंगे। इस क्लास में हम आज के लिए इतना ही लेते हैं।